हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक कहानी पढ़ लेते हैं और हमारी इस कहानी का नाम है सेवा भाव। तो चलिए सेवा भाव कहानी के माध्यम से जाने क्या है सेवा भाव, किसने की, कैसे की, इसका क्या परिणाम निकला, वो सब इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। तो हमारी कहानी यूं शुरू होती है। सीता ने मंदिर के दर्शन किए और लड्डुओं का प्रसाद बांटने लगी। प्रसाद बांटते बांटते वह एक व्यक्ति के पास पहुंची, उनके हाथ में लड्डू देने लगी तो उन्होंने पूरा लड्डू लेने से इनकार कर दिया। थोड़ा सा लड्डू का अंश मात्र यानी कि छोटा सा टुकड़ा, अंश मात्र यानी कि छोटा सा टुकड़ा, अंश मात्र लेकर माथे से छुआकर खा लिया और हाथ जोड़ दिए। अर्थात उन्होंने पूरा लड्डू नहीं लिया, थोड़ा सा लिया, माथे पे छुआया और हाथ जोड़ लिए। मंदिर की सीढ़ी से मिस्टर शर्मा यह सारा दृश्य देख रहे थे। कौतूहल, कौतूहल का अर्थ होता है बच्चों जिज्ञासा पूर्वक। कौतूहलवश मिस्टर शर्मा ने उस व्यक्ति को गौर से देखा तो देखते रह गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वह उनके कोई पुराने परिचित है। उन्हें लगा कि अरे इस इंसान को शायद मैं पहले जानता हूं। वे अचानक सोचने लगे कि बापू हैं, पर ये यहां कैसे। मिस्टर शर्मा के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वो मन ही मन सोचने लगे ये यहां कैसे आ गए। उन्हें वो दिन स्मरण हो आए। स्मरण यानी कि याद आ गए। कौन से दिन? जब वे सोनपुर में एक स्टेशन मास्टर थे। मेल को ऑल राइट सिग्नल दिखाकर जब वे ऑफिस में पहुंचे तो वहां एक अपरिचित सज्जन खड़े थे। घनी मूंछों में उनका चेहरा चमक रहा था। राम राम बापूजी, उन्होंने मिस्टर शर्मा को अभिवादन किया। राम राम का प्रत्युत्तर दे, प्रत्युत्तर यानी कि उत्तर के बदले में उत्तर देना। वे उनसे उनका परिचय पूछने ही वाले थे कि वहां ऑफिस में उपस्थित मिस्टर शर्मा के सहयोगी बीच में ही बोल पड़े। आप सोनपुर गांव के चौधरी साहब हैं। इस इलाके में जाने माने व्यक्ति हैं। हर बाबू साहब हाकिम हुक्मरान, हुक्मरान यानी कि हुक्म देने वाला, हुक्मरान से मेल मिलाप रखने की इनकी आदत है। यानी कि इस स्टेशन में जो भी लोग होते हैं, नए आते हैं, ये उनसे मिलने आते हैं। ये इनकी आदत है, किसी स्वार्थवश नहीं। उन्होंने कहा किसी स्वार्थ के कारण नहीं करते हैं, वैसे ही। अच्छा बैठिए चौधरी जी, सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा कर मिस्टर शर्मा बोले। इसी बीच चपरासी बाजार से चाय ले आया था। कुछ ही दिनों में मिस्टर शर्मा और चौधरी जी की अत्यंत घनिष्ठता हो गई। यानी कि वो आपस में बहुत अच्छे मित्र बन गए, बहुत नजदीकियां बढ़ गई उनकी। चौधरी जी रोजाना ही मिस्टर शर्मा को अपने खेतों पर घुमाने ले जाते। खेतों में फूली सरसों को देखकर लगता मानो प्रकृति ने पृथ्वी पर पीली चादर बिछा दी है। मिस्टर शर्मा का परिवार अभी तक साथ रहने नहीं आया था, इसलिए उनका खाना रोजाना चौधरी जी के घर से ही आता था। तभी सीता ने मिस्टर शर्मा का ध्यान भंग किया और बोली, अब चलिए। उनसे दिन में मिलने की सोचकर उस समय तो मैं चला आया। अर्थात सोच में पड़ गया कि वो यहां कैसे आए। उन्होंने कहा फिर इनसे मिलूंगा, और ये सोचकर मिस्टर शर्मा चले आए। दोपहर का समय था, आसमान भी साफ था, सूरज की गुलाबी सुहानी धूप थी। मिस्टर शर्मा जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह लकड़ी का सहारा लिए सड़क पर ठक ठक करते चले जा रहे थे। मिस्टर शर्मा कार से उतरकर उनके साथ हो लिए। जयराम जी चौधरी साहब, उनके साथ साथ चलते हुए मिस्टर शर्मा ने उनका ध्यान बटाया। वह चलते चलते रुक गए। भैया जी आप कौन हैं? मैं चौधरी वौधरी नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप मुझे देख नहीं रहे, मैं तो। और हाथ की लकड़ी ठक ठक करते हुए आगे बढ़ गए। मिस्टर शर्मा ने फिर कहा, काका जी मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। आप सोनपुर के बंशीलाल जी हैं। मुझे क्यों बना रहे हैं? इस पर चलते चलते 20 सड़क में ही वे खड़े हो गए। चलो मान लिया, पर आप कौन हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं सोनपुर वाला वह शर्मा, स्टेशन मास्टर। ओहो, वृद्ध की बाहें खिल उठी, यानी कि वो बेहद खुश हो गए।
मारे प्रसन्नता के वे मिस्टर शर्मा से लिपटने को हुए, पर अपने कपड़ों को देखकर हिचकिचा गए। उन्होंने मिस्टर शर्मा का केवल हाथ ही थामा। खूब मिलना हुआ बाबू साहब, पर आप इतने दूर यहाँ कैसे? आजकल मेरी नियुक्ति इसी नगर में है। उन्होंने कहा मेरा ट्रांसफर यहीं हो गया है, मिस्टर शर्मा ने कहा। लेकिन आप इस स्थिति में? मिस्टर शर्मा ने उनसे पूछा कि आप इस स्थिति में कैसे पहुंचे? सब ईश्वर की इच्छा है बाबू साहब। चौधरी जी का चेहरा विषाद से भर गया। विषाद यानी कि निराशा से। मिस्टर शर्मा के बहुत कहने पर उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। बाबू साहब, सोनपुर से आपका तबादला होने के बाद मेरी घरवाली मर गई थी। घरवाली की मृत्यु से मन ऐसा बैरागी हुआ, बैरागी यानी कि वहां पर मन ना लगना, ऐसा बैरागी हुआ कि यह संसार, जर, जमीन, जायदाद, कुटुंब आदि सब मुझे निस्सार लगने लगे। अर्थात उन्हें लगा कि जब मेरी बीवी गई तब मुझे सब कुछ बेकार लगने लगा। रिश्ते नाते, मोह माया जीव के लिए झूठे प्रपंच से लगे। उनसे छुटकारा पाने को बेचैन हो उठा। इन्हीं विचारों में मैंने अपने पास की सारी नगदी, जेवर, जमीन, जायदाद दोनों लड़कों में बांट दिए। कुछ इधर उधर जरूरतमंद लोगों को दे दी। फिर मिस्टर शर्मा बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। कुछ समय तक तो दोनों लड़के समय पर मुझे रोटी पानी देते रहे, लेकिन साल 2 साल बाद मेरी रोटी पानी को लेकर उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। गांव वाले ने उन्हें समझाया तो उन्होंने अब रोटी पानी की आपस में बारी बांध ली। एक सप्ताह एक के खाते तो दूसरे सप्ताह दूसरे के यहाँ। लेकिन यह स्थिति भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। एक कहता पिताजी को अब तू खिलाएगा, मेरे पास इंतजाम नहीं। दूसरा कहता नहीं, तुझे ही खिलाना होगा, अब तेरी ही बारी है। एक दिन तो हद ही हो गई जब छोटी बहू ने साग में नमक ही नहीं डाला। कहने पर उसने मेरे से थाली खींच ली। अब बात सहन शक्ति से बाहर हो गई थी। उसी दिन मैंने घर छोड़ दिया। किसी ने भी मुझे ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। अर्थात किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उनका बूढ़ा बाप कहाँ होगा। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मान सहित मरिबो भलो। उन्होंने कहा मान सहित यानी कि सम्मान जाने से अच्छा है मरना बेहतर। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिन ढल गया था। ठंड ने फिर अपने हाथ पांव पसारने शुरू कर दिए थे। काका जी बोले, चलूं साहब? कहाँ? मैं यहाँ पंचमुखी मंदिर में सोता बैठता हूँ। वहां तो इस भीषण ठंड से बचने का कोई सुरक्षित स्थान नहीं। मिस्टर शर्मा बोले, सब सुरक्षित ही है बाबू साहब। वहां दालान के कोने में बिस्तर लगा लेता हूँ। जब रात को ठंड ज़्यादा सताती है तो बैठ जाता हूँ। वैसे भी अब बुढ़ापे में कम ही नींद आती है। मिस्टर शर्मा बोले, काका जी आप मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, क्यों? अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे घर जाके। मिस्टर शर्मा के बहुत कहने पर भी वे माने नहीं। मिस्टर शर्मा ने घर लौटकर सारी बातें सीता को बताई तो वह बहुत दुखी हुई। वह कह रही थी कि वे कैसे निष्कृष्ट लोग हैं, यानी कि किसी के लिए ना करने वाले। कैसे निष्कृष्ट लोग होते हैं जो बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इस तरह सताते हैं। जरा भी शर्म हया नहीं बची है। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी संतान भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकती है। बुजुर्ग तो पूजनीय होते हैं। उनकी दुआ से घर में सुख, चैन, समृद्धि आती है। ये परिवार के सिर पर शीतल सघन छाया होते हैं। सीता के मुंह से इस शीतल छाया की बात सुनकर मिस्टर शर्मा के मन में पीड़ाक्रंत वेदना के बवंडर उठने लगे। मिस्टर शर्मा अपने पिताजी को याद करके कहने लगे, काश आज मेरे पिताजी जीवित होते। आखिर सीता की राय से एक तरकीब सूझ गई और मिस्टर शर्मा काका जी को लेने मंदिर ही गए। वे 2 रजाई ओढ़े मंदिर के दालान में उकड़ू बैठे थे। ठंड के कारण शरीर कांप रहा था, लेकिन मिस्टर शर्मा को देखते ही उनके झुर्रियों भरे कष्ट युक्त चेहरे पर प्रसन्नता की लूनाई फूट पड़ी, यानी कि प्रसन्नता की लकीरें। मिस्टर शर्मा को देखकर उन्होंने पूछा, सुबह ही सुबह कहाँ? बस आप तक ही आया था, मिस्टर शर्मा बोले और थर्मस में लाई चाय उनके गिलास में उड़ेल दी। चाय पीते हुए काका जी ने मिस्टर शर्मा से पूछा, कोई खास बात तो नहीं?
मिस्टर शर्मा बोले, मुझे 1.5 माह के प्रशिक्षण पर बाहर जाना है। यदि आप हमारे घर रहते तो यह प्रशिक्षण का समय आराम से निकल जाता। काका जी कुछ सोच विचार कर बोले कि यदि तुम मुझे वापस यहीं पहुंचा दो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। स्कूटर की आवाज सुनकर सीता फुर्ती से बाहर निकली। स्कूटर से झटपट उसने काका जी का सामान उतारा। मिस्टर शर्मा काका जी को सहारा देकर बैठक तक ले आए। 1.5 माह की अवधि के बाद काका जी सीता से पूछा करते थे, बहू जी, भैया जी ट्रेनिंग से कब वापस आएंगे? वह उन्हें झूठा दिलासा देती, बस अब तो आने को ही है। मिस्टर शर्मा किसी ट्रेनिंग पे नहीं गए थे। वे रोज घर के पिछले दरवाजे से नौकरी पर आते जाते थे। घर पर सीता उनकी खूब सेवा कर रही थी। लगातार दवा देने से उनकी बिगड़ी खांसी ठीक हो गई थी। उनके झुर्रीदार सूखे चेहरे पर अब आभा झलकने लगी थी। 2-2.5 माह बाद मिस्टर शर्मा अचानक उनके सामने प्रकट हुए तो काका जी उनको देखकर खूब प्रसन्न हुए। कब आए भैया जी? रात को आया था काका जी, आप सो रहे थे। हाँ, सब ठीक ठाक हो गया? काका जी भोजन करके आराम कर रहे थे। तभी उन्होंने मुझे आवाज दी, अब मुझे इजाजत दो भैया जी। इजाजत यानी कि जाने की अनुमति। मिस्टर शर्मा अनजान बनकर बोले, किस बात की काका जी? वही पंचमुखी जाने की। यहां आपको कोई दिक्कत है क्या? मिस्टर शर्मा ने कहा, आपको कोई परेशानी है यहां पर? यहां मेरे लिए तकलीफ क्या, उल्टे मेरे लिए स्वर्ग जैसे सुख हैं, पर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। तभी मिस्टर शर्मा बोले, एक बात पूछूं काका जी? हाँ, क्यों नहीं। यदि आपके साथ ऐसा हादसा घटित ना होता, हादसा यानी कि बहुत दुख भरी घटना, ऐसा हादसा घटित ना होता तो क्या आप अपना घर छोड़ते? फिर क्यों छोड़ने की नौबत आती? आप अपने बेटों पर उस हाल में स्वयं को बोझ समझते। कभी बेटा बेटी पर भी कोई पिता स्वयं को बोझ समझता है? हम पराए हैं, तभी तो आप स्वयं को हम पर बोझ मानते हैं। मिस्टर शर्मा ने कहा तो काका जी निरुत्तर हो गए, अर्थात उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर बोले, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उनकी आंखों में एकाएक पानी का सैलाब उमड़ आया, अर्थात वो रोने से लगे। माफी चाहूंगा बेटा, तुम लोगों की भावनाओं का मैं काफी दिनों से अनादर कर तुम लोगों का मन दुखाता रहा। अब तुम भगाओगे तब भी कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे असली बहू बेटे तो तुम दोनों ही हो। जुग जुग जियो। उनके हाथ आशीर्वाद में उठे, कंठ अवरुद्ध हो गया, अर्थात उनके गले से आवाज नहीं आ रही थी। चौखट की आड़ में खड़ी सीता की आंखें भी भीगी गई, यानी कि मिस्टर शर्मा की बीवी, वो भी रोने लगी। तो बच्चों, हमें हमेशा अपने से बड़ों को सम्मान देना चाहिए, उनके साथ मीठा व्यवहार करना चाहिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम बड़ों का सम्मान करेंगे तो उनके आशीर्वाद से सुखों का सैलाब हमारे जीवन में आ सकता है। सच, आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखिए, उनके साथ वक्त बिताइए, उनके साथ बातें कीजिए, कहानियाँ सुनिए और अपनी कहानियाँ उन्हें सुनाइए। बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप इसे पढ़िए दोबारा से और औरों को भी सुनाइए, क्योंकि इसके अंदर जो सीख छुपी हुई है उसे अपनाना हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि हमारे बुजुर्गों का अनादर ना हो पाए और हम सब उनको आदर और सम्मान के साथ जीवन दे पाएं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।